प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ की रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का संदरी उर्वरक संयंत्र भी किया राष्ट्र को समर्पित। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा, बिजली के क्षेत्र में हरियाणा में हुआ है काफी सुधार। विकास एवं पंचायत मंत्री ने आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। कहा, ग्रीवियंस कमेटी की बैठक में रखी गई कुल 13 शिकायतें। और आगामी चुनावों में वोट डालने को लेकर युवाओं में देखा जा रहा है खासा उत्साह। युवा मतदाताओं ने कहा, हमें सोच समझकर डालना चाहिए किसी भी पार्टी को वोट। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के धनबाद में सिंदरी से 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं उर्वरक, रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र की हैं। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इसका लक्ष्य यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यह संयंत्र 8,900 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत का यूरिया उत्पादन 2014 के मुकाबले 225 लाख टन से बढ़कर अब 310 लाख टन हो गया है। उन्होंने कहा कि ये उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिला है। उन्होंने कहा कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र को पुनर्जीवित करना मोदी सरकार की गारंटी थी और आज इसे पूरा किया गया है। इस संयंत्र के लोकार्पण के साथ भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब 360 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय देश में 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था। इसलिए हमने संकल्प लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। प्रधानमंत्री ने झारखंड में 17,600 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया और आधारशिला रखी। इनसे राज्य में रेल सेवाओं का विस्तार होगा और सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान 3 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कल प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कृष्णानगर जाएंगे। वो वहां 15,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा के ऊर्जा, नव एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में हरियाणा में काफी सुधार हुआ है। जब से उन्होंने विभाग का कार्यभार संभाला है तब से लाइन लॉसेस 10.3% तक आ गया है और मार्च तक इसे सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य है। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कल चंडीगढ़ में आयोजित 6ठे इलेट्स राष्ट्रीय ऊर्जा समिट में राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि थर्मल पावर की बजाय ग्रीन ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा की ओर भी देश तेजी से बढ़ रहा है। आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य तथा समग्र विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण व बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया और हाल ही में सर्वोदय नाम से
रूफटॉप योजना को शुरू की है, जिससे लोग अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अतिरिक्त ऊर्जा से ग्रिड में आपूर्ति कर सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश की 60% जेसीबी, 53% क्रेन, 60% कार तथा 60% से अधिक दोपहिया वाहनों का उत्पादन हरियाणा के रेवाड़ी, गुरुग्राम और मानेसर क्षेत्र में होता है और ये बिजली की उपलब्धता के बिना संभव नहीं है। मानेसर ये सबसे बड़ा नॉर्दर्न इंडिया का इंडस्ट्रियल हब बन गया है। एक जो मैं विद रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पूरे देश में जितने एक्सकावेटर मैन्युफैक्चर होते हैं उसका हरियाणा अकेला 60% मैन्युफैक्चर करता है। जितनी देश में क्रेन बनती है उसका 53% अकेला हरियाणा बना रहा है। पूरे देश में जितनी कारें बनती है उसका 50% अकेला हरियाणा बना रहा है। हमारा सेकंड भी मारुति का प्लांट अभी खरखुदा में आने जा रहा है, उसके बाद हमारा रेशो और बढ़ेगा। और पूरे देश में जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बना रहा है। और इसमें लाइन लॉस में भी हमारा इस वक्त जो जा रहा है वो 10 पॉइंट कुछ है और मार्च टू मार्च में हम इस कोशिश में है कि हमारा लाइन लॉस 1 डिजिट में आ जाए। पूरे देश में गुजरात 1 नंबर पे, उसके बाद शायद हम 2 पे होंगे। पूरी दुनिया में जो सबसे कम है वो जर्मन का है जो 6% है। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली आज नूंह जिले में लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में अध्यक्षता करने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले ये अंतिम ग्रीवियंस कमेटी की मासिक बैठक थी। इस दौरान विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि ग्रीवियंस कमेटी की बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से 6 का निपटारा कर दिया गया है और 7 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक पंचायत विभाग में सुधार की बात है, जो अधिकारी व कर्मचारी गलत कामों में संलिप्त हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जो निगरानी कमेटी सरकार ने बनाई है वो इसलिए बनाई गई है कि विकास के लिए जो राशि जाती है वो पूरा पैसा गुणवत्ता तरीके से लगाया जा सके। कुछ शिकायतें आई थीं जिन पर जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिएगा 8 जो शिकायतें थी वो सुनी गई हैं और 7 अभी पेंडिंग रही हैं 13 में से। और जो आपने कहा सुधार की, देखिएगा नूंह जिला आपने पहले से ही पता है, पहले से बेटरमेंट की तरफ हमारे कदम बढ़े हैं। सरकार ने कड़ी कानूनी कार्रवाई आपने पिछले कोविड के बाद के समय के बाद देखी होंगी करने का काम भी किया है। जो जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए थे उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। आज भी इक्का दुक्का शिकायतें हमारे सामने आती हैं, उस पर भी हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। आम नागरिक को जागरूक होना होगा। अधिकारी, कर्मचारी और जो हम चुने लोग हैं, सरकार के बीच में जो प्रतिनिधि चाहे हमारी पंचायतों में हमारी सरपंच हों, हमारे ब्लॉक पंचायत समितियां हों, जिला परिषद हों, और जो हमारे सरकार के अधिकारी बैठे हैं उसमें कड़िया काम करते हैं। और उसके बाद जो निगरानी कमेटियां भी सरकार ने बनाई वो इसीलिए बनाई गई हैं कि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए जाए हम 100% ये सुनिश्चित कर सकें कि वो 100% पैसा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से काम पर लगा है। आज भी 2-4 शिकायतें आई थी, उसके बाद हमने जांच के भी आदेश दिए हैं। कुछ हमारे अधिकारियों के द्वारा भी अपना स्पष्टीकरण दिया गया है। आगामी चुनावों में वोट डालने को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हिसार के गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं पहली बार मतदान करने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। युवाओं ने कहा कि 18 वर्ष की आयु होने के बाद अब उनका वोट डालने का सपना जल्द साकार होने जा रहा है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि उनका वोट बन चुका है, पहली बार वो वोट डालने के लिए तैयार हैं। युवाओं ने कहा कि हमें अपने मत का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। हमें सोच समझकर उस पार्टी को वोट डालना चाहिए जो देश की उन्नति के लिए कार्य करे। मैं अपना पहला वोट इस बार डालने जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो जनता की सबसे महत्वपूर्ण पावर होती है वोट देने की और सरकार बनाने की, मैं उसमें अपना योगदान देने जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं भी अपना योगदान दूंगी नई सरकार को बनने में। मैं उस सरकार को वोट देना चाहूँगी जो हमारे लिए बदलाव लाए, नई हमारी रोजगार दे, हमारे समाज में, हमारे देश में हमारा विकास करे। मैं अब 18 वर्ष का हो चुका हूँ और मेरा वोटर कार्ड भी बन चुका है और मैं उस पार्टी को वोट देना चाहूँगा जो विकास कार्य करवाए, हमारे गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दे और
साफ सफाई में बहुत ज़्यादा कार्य करें। इस बार मेरा वोटर आईडी कार्ड बन चुका है और मैं पहली बार वोट करने जा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वोटिंग के लिए। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं जिसको वोट करूँ वो हमें अच्छे से सपोर्ट करे, हमारे एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे, हमारी इकॉनमी पे ध्यान दे। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अंबाला छावनी के सरकारी कॉलेज द्वारा युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। युवा भी आने वाले चुनावों को लेकर उत्साहित हैं। युवाओं का कहना है कि वो पहली बार अपने मत का उपयोग करेंगे और ऐसा उम्मीदवार को वोट डालेंगे जो देश का विकास करे और युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाए और जो देश को उन्नति की ओर ले जाए। वहीं कॉलेज के लेक्चरर तंजू कंबोज ने बताया कि इस अभियान के तहत युवाओं को बताया जा रहा है कि मेरा वोट मेरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे पहली बार मतदान करेंगे उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपना नेता कैसे चुनना चाहिए। लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली क्या है, इसके बारे में युवाओं को बताया जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि अपने जो बच्चे फर्स्ट एक्सपीरियंस करेंगे वोट करने के लिए, उनको बताया जाए कि व्हाट इज इलेक्शन, हाउ टू वोट, हाउ टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, या कोई आपको लगता है कि आपकी नज़र में ये जो कैंडिडेट है वो बात कर सकता है, काम कर सकता है, उनके मैनिफेस्टोज देखते हैं, उनका तरीका देखते हैं काम करने का, ठीक है, पार्टी किस तरीके से इन्वॉल्व है, कैसे काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पर उनका किस तरीके का काम करने का तरीका है। तो इस तरीके से हम बच्चों को गाइड करते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि मीडिया के और जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू वो जैसे जैसे काम कर रहे हैं, उनके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। वहीं युवाओं ने बताया कि वो इस वर्ष विधानसभा लोकसभा में पहली बार वोट डालेंगे। वो काफी खुश व गर्व महसूस कर रहे हैं। वो ऐसा नेता चुनना पसंद करेंगे जो रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाए। और मैं वोट उसी को दूंगा जो मेरे फ्यूचर के बारे में सोचेगा और जो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा और जो मेरे देश के विकास के बारे में भी सोचेगा। और इसलिए मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों में वोट दूंगा। अब की बार मैं विधानसभा और लोकसभा में अपना वोट देने जा रहा हूं। मैं बहुत ही खुशी महसूस और गर्व महसूस कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा अधिकार है और मुझे अपना प्रसिद्ध और लोकप्रिय लीडर चुनने का मौका मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि मैं उस लोग को चुनूं और उस लीडर को चुनूं जो मेरे फ्यूचर के बारे में सोचता हो, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी करवाए। वोट देने का अधिकार अब प्रदान हुआ है और इसलिए उस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहती हूँ कि हम ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे जो कि देश के हित के लिए, देश के कल्याण के बारे में सोचे और उनके बारे में अनेक योजना प्रदान करे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार आगामी लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए प्रदेश के जिलों में इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में जिला फतेहाबाद में ईवीएम मशीनों तथा पीपीपी को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर सतीश कुमार तथा अनिल कुमार ने बताया कि प्रतिदिन 3 पारियों में भिन्न भिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ईवीएम मशीन चलाने बंद करने के बारे में बताया जा रहा है। पीपीपी जिसके अंतर्गत मतदाता अपने वोट की तसल्ली कर सकता है कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया है उसे पहुंचा है या नहीं, इस बारे में समझाया जा रहा है। कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं तथा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। लोकसभा के उसके दौरान इसका यूज होना है। 3 तरह की मशीनें होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट है, एक वीवीपैट है और एक बैलेट यूनिट है। तो वीवीपैट का जो कंसेप्ट है उसके अंदर जो कैंडिडेट वोट डाल रहा है उसकी कंफर्मेशन के लिए एक स्लिप निकलती है। वो स्लिप उसमें 7 सेकंड तक रुकती है। वो 7 सेकंड उस स्लिप को देख सकता है कि जिस कैंडिडेट को मैंने वोट डाला है क्या मेरा वोट उसी कैंडिडेट को गया है। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए वीवीपैट का यूज़ इन चुनावों के अंदर किया जाए। पूरा बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पहल की गई है कि लोगों को अवेयर किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो ये सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों को वीवीपैट के बारे में जो पता नहीं था, जिन लोगों को, उनको पता लग रहा है। प्रशिक्षण लेने आए कर्मचारी सुरेश कुमार तथा शिवपाल ने बताया कि उन्हें काफी ज्ञानवर्धक जानकारी चुनाव कराने को लेकर दी गई है। अब उन्हें चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ईवीएम मशीन की एक बिंदु को लेकर विस्तार से समझाया गया है। कंट्रोल रूम इसके बारे में बताया है कि इसकी किस तरह पैकिंग, किस तरह इसको बंद करना है, किस ढंग से इसको सीलें लगानी है, कहाँ कैसे इसको यूज़ करना है,
और हमें बहुत बढ़िया अच्छी ट्रेनिंग दी है। इससे चुनाव जो है वो बढ़िया तौर पर बढ़िया तरीके से होंगे। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा देश में 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन करने का टारगेट रखा गया है। करनाल जिले के गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे देश में पिछले 33 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की गई थी, जिसमें हमने 110.6 मिलियन टन उत्पादन किया था। वहीं इस वर्ष गेहूं का रकबा पहले से बढ़ा है, जिसके चलते इस बार देश में 34 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की गई है, जिसके चलते हमारा अनुमान है कि हम इस वर्ष 114 मिलियन टन उत्पादन करेंगे। वर्ष 2023-24 में गेहूं का रकबा लगभग 34 मिलियन हेक्टेयर है और जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है वो 114 मिलियन टन है। पिछले वर्ष हमारा एरिया लगभग 33 प्लस था और जो उत्पादन देश में हुआ है वो 110.6 मिलियन टन था। अगर हम विश्व में नंबर 1 की बात करते हैं तो वो स्थान चाइना के पास है। उनकी जो गेहूं का उत्पादन है वो लगभग 134 मिलियन टन के आसपास है और उनकी जो क्षेत्रफल है वो 25 से 26 मिलियन हेक्टेयर होता है। अगर हम प्रतिदिन उत्पादकता देखते हैं तो भारत नंबर 1 है पूरे विश्व में, लेकिन जब हम बात करते हैं नंबर 1 टोटल प्रोडक्शन में तो अभी हम 110 हैं। हमारा इस वर्ष का टारगेट 114 है। निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व में 134 मिलियन टन गेहूं उत्पादन करने के साथ चीन पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर हमारा देश है, जिसने पिछले वर्ष 110 मिलियन टन से ज्यादा का उत्पादन किया था। संस्थान के डायरेक्टर ने बताया कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने गेहूं के नए नए बीज तैयार किए हैं, जो कि भारत की जलवायु के अनुसार तैयार किए गए हैं। जिस क्षेत्र में जैसे जलवायु होती है उसके अनुसार ही बीज को तैयार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर रात भारतीय मुख्यालय में चली। बैठक में कई राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, असम, गुजरात की लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द ही जारी कर सकती है। पहली सूची में पार्टी के शीर्ष नेताओं के लोकसभा उम्मीदवारों के तौर पर उनके लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही उन सीटों पर भी भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई थी। गौरतलब है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा गया है। उस लिहाज से पहली सूची में कई बड़े नेताओं की उम्मीदवारी का ऐलान किया जा सकता है। भाजपा यूपी में 80 में से 74 सीटों पर खुद चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची हुई सीट पर सहयोगी दल के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, जबकि असम में पार्टी ने असम गण परिषद के लिए 2 सीट सहित कुल 3 सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। केंद्र सरकार के कई अहम मंत्रियों को भी भाजपा लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लखनऊ में एक अखबार के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और लोगों के लिए काम करने के कारण भाजपा जीतकर सत्ता में आएगी, इसलिए विपक्ष का गठबंधन बिखर रहा है और भाजपा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने राज्य में हुए चहुंतरफा विकास की वजह से भाजपा के 80 में से 80 सीट जीतने की उम्मीद जताई। और भारत के बढ़ते कदम, गरीबों का कल्याण, कि बहुत सारे काम जो पिछले 10 वर्षों में हुए, जहां देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, तब हर कोई चाहता है कि हम उनके साथ जुड़ें जो राम को लाए हैं और जिन्होंने गरीब को न्याय दिलाने का काम किया है। तो इसलिए भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है और बाकी दूसरी तरफ लोग अलग थलग पड़ रहे हैं, क्योंकि आज तक वो झूठ ही बोलते रहे
और जो कहा वो कभी नहीं किया। ऐसी कांग्रेस है जिसने कहा था गरीबी हटाएंगे, नहीं हटा पाए, लेकिन केवल भ्रष्टाचार में ही डूबे रहे और उनके सहयोगी भी एक के बाद दूसरा गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.4% दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत आर्थिक वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और क्षमता का परिचायक है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तेज आर्थिक विकास के लिए सरकार के प्रयास जारी रहेंगे। इसमें से 140 करोड़ भारतीयों की बेहतर जीवन शैली और विकसित भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि जारी किए गए राष्ट्रीय सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का कुल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में अक्टूबर-दिसंबर अवधि में बढ़कर 8.4% पहुंच गया है। वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर को भी संशोधित कर 7% कर दिया। इससे पहले इसके 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 28 और 29 फरवरी को ओडिशा में चांदीपुर के तट पर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के 2 सफल उड़ान प्रशिक्षण किए। ये दोनों प्रशिक्षण जमीन से संचालित किए जाने वाले हल्की और सचल प्रक्षेपक से किए गए। इन्हें विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों के तहत उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से पूरा किया गया। दोनों प्रशिक्षणों ने अपने उड़ानों के दौरान मिशन के उद्देश्य को पूरा करते हुए लक्ष्य के मिसाइलों द्वारा अवरुद्ध किया और फिर उन्हें नष्ट कर दिया। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की मिसाइल मानवीय स्तर पर कहीं पर भी ले जाने में सक्षम वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे अन्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, प्रयोगशालाओं तथा भारतीय उद्योग भागीदारी सहयोग से रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार और विकसित किया गया है। इसे बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की मिसाइल में अलग प्रतिक्रिया वाले नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत सहित नई नवीनतम तकनीकों को शामिल किया गया है, जो प्रशिक्षणों के दौरान सफलतापूर्वक लाभदायक साबित हुई है। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा की ओर से आज रोहतक में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैश्य महाविद्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सहायक आयुक्त अंडर ट्रेनिंग अंजलि त्रिशोये ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रकृति के हर एक तत्व से संगीत की ध्वनि और प्रतिध्वनि निकलती है, लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के अस्तित्व में हर तरफ संगीत है। हवा के झोंके में, वृक्षों की सरसराहट में, नदियों के कलकल में, पक्षियों की चहचहाट में, बादल के गर्जन में, आकाश की गूंज में, हर तरफ संगीत है। बेसिकली इसका ये हमारा उद्देश्य था कि सारे जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं उन सबको शास्त्रीय संगीत के बारे में बताया जाए और उनकी रुचि इसमें बढ़वाई जाए, ताकि हमारी जो विलुप्त होती हुई शास्त्रीय संगीत है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो हरियाणा सरकार की ये काफ़ी अच्छी पहल रही है और मैं पूरे विभाग का धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारी डीपीआरओ, एपीआरओ सबकी टीम का, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलवाया और बहुत अच्छे से इसका आयोजन किया जा सका। मुख्य कलाकार सुभाष घोष ने अपनी प्रस्तुति के दौरान कहा कि संगीत को समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे महसूस करने की जरूरत है। संगीत एक एहसास है, चित्र से चरित्र बनता है और जैसे मन में चित्र बनाया जाएगा वैसा ही संगीत का चरित्र बनेगा। संगीत महसूस और एहसास करने की चीज है और ये बात भी कहा कि चित्र से चरित्र बनता है। तो जैसे आपने अपने संगीत के बारे में जैसे मन में चित्र बनाएंगे तो आपके संगीत का चरित्र भी ऐसे ही बन जाएगा। तो ये एक प्रयास है कि आज की यूथ जनरेशन को हमारे जो बहुत गहरा संस्कृति और संस्कार है उसको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी और धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार का, जिन्होंने इस प्रयास को साकार करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया। खेल समिति भिवानी की ओर से नशा छोड़ो युवा जोड़ो अभियान के तहत भिवानी के मेला ग्राउंड में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके पहले दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को खेल से जोड़ना है, ताकि वे अपराध व नशे की ओर ना जाएं। जो युवा नशे की ओर चले गए हैं उन्हें वहां से वापस लाकर खेल से जोड़ना है।
प्रतियोगिता के प्रति लोगों में खासा उत्साह है और उम्मीद से कहीं अधिक 134 टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रतियोगिता में पहला नगद इनाम 5 लाख रुपए, दूसरा इनाम 3 लाख रुपए, तीसरा इनाम 2 लाख रुपए रखा गया है। इसके अलावा बेस्ट प्लेयर को इनाम में ट्रैक्टर दिया जाएगा। कबड्डी कप के आयोजक भाजपा भिवानी जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने बताया कि खिलाड़ियों से कोई एंट्री फीस नहीं ली जा रही। पहले दिन के मुकाबले में ब्याना खेड़ा ने घिराया को हराया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और खेलों के प्रति आकर्षित करना है। तो लोगों का उत्साह है, तो जाकर के खुद बच्चा है तो देखेगा कि कितने लोग यहाँ से मोटरसाइकिल जीत के लेके मैसी ट्रैक्टर लेकर के गए हैं, तो बुजुर्ग भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान करेंगे। तो इससे हमें लगता है कि बहुत बड़ा लाभ होने वाला क्षेत्र। मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, तो नशा छोड़ो के अभियान के ऊपर मैंने कई बार कार्यक्रम किए, तो बस ये था कि बड़ा कार्यक्रम हो ताकि मतलब बड़ा संदेश जाए। व्यवस्थाएं ड्रॉ निकाले गए हैं, ड्रा निकालने के बाद में आधे मैच हो गए, तो आधे मैच करीब करीब हम आज निपटा देंगे। प्री क्वार्टर फाइनल जो है कल होंगे। वहीं खिलाड़ी अंकित भाली ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होता है। आजकल युवा पथभ्रष्ट हो जा रहे हैं, जिसके चलते उनकी रुचि खेलों में कम होती जा रही है। ऐसे में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करेगी। शुक्रगुजार हूँ का इन्होंने मौका दिया कि आज तक मेरे ख्याल से हरियाणा क्या पंजाब में भी इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ होगा, जहाँ पे 5 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज दिया गया है। बेस्ट राइडर कैचर को ट्रैक्टर हैं और मोटरसाइकिल और LED TV वगैरह हैं। बहुत मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो बच्चे को छोड़ो भाई गेम की तरफ आकर्षित हूँ। ये देखो जी, ग्रामीण क्षेत्र का गेम है। मैंने तो ये मान के चलो आप सुबह 4 बजे एक बंदा उठ जाता है और ये मान के चलो सुबह से लेके सूर्य की किरण निकलते हैं ना, तब तक तो पहलवान अपनी मेहनत कर लेता है। खेलों को लेकर प्रदेश सरकार कृत संकल्प है और अब इसी कड़ी में हरियाणा में अब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 6 खेल प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही भाग ले सकते हैं। पहले इसमें ब्लॉक लेवल पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, उसके बाद जिला लेवल पर और फिर स्टेट खेलकर ये कप जीत सकते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए वल्लभगढ़ के DPO अजीत सिंह ने बताया कि युवाओं के लिए ये काफी अच्छा मौका है, जिसमें खेलों के साथ साथ इसमें इनाम भी रखे गए हैं। आगामी 4 तारीख को पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर आगामी 5 तारीख को जिला स्तर पर और आगामी 7 तारीख को ही जोन स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर पंचकुला में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। 6 खेलों को चिन्हित किया गया, जिसमें नेशनल कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, खो खो, फुटबॉल और बास्केटबॉल। लड़के और लड़कियों के लिए 14 से 23 आयु वर्ग में टूर्नामेंट होंगे। ये प्रतियोगिता 28/2/2024 से 4/3/2024 तक ब्लॉक स्तर पर होंगे। जिला स्तर पर 5/3/2024 को तथा जोन स्तर पर 7/3/2024 को गुरुग्राम में होंगे तथा 9/3/2024 को राज्य स्तर पर जिला पंचकुला में कराई जाएंगी। इस बारे जिला खेल अधिकारी देवेंद्र सिंह ने खंड कार्यालय को सूचित किया है कि जो भी ग्राम स्तर पर टीमें अपना ऑनलाइन आवेदन करा सकती हैं, वो 25/2/2024 तक करा सकती हैं। CM कप पोर्टल नाम से पोर्टल खुला हुआ है उस पर। लेकिन फिर भी किसी टीम को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को दिक्कत आती है तो किसी भी कार्य दिवस में जाकर जिला खेल अधिकारी के यहाँ सेक्टर 12 में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।